प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विकास सर आरईएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास। आप जुड़े साथियों, थंबनेल के ऊपर आपको दिख रहा है राजनीति विज्ञान और पर्सन बैंक। राजनीति विज्ञान की पर्सन बैंक खूब छपेंगे हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर कंपटीशन एग्जाम की बात करें, और उस कंपटीशन एग्जाम का संबंध राजनीति विज्ञान विषय से है। जैसे बात करें स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोगों के सामने लेकर 2015 से 2023 तक जो भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है, उसका अपन लोग 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। और आप जुड़े हो हमारे साथ में। आपको कोई भी शंका समाधान करवाना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त विकास कवाला आरईएस यानी राजस्थान एजुकेशन शिक्षा राजनीति विज्ञान। सीधे पहले प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। और एक चीज़ हाँ ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये तीसरा वीडियो है पर्सन बैंक का। इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के सामने पेश कर दिए हैं, तो उन दोनों एपिसोड्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है, जंजीर आपस में जुड़ी हुई है। अगर वो पहले प्रश्न नहीं देखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो आपका ड्रीम 95 प्लस का है पूरा हो जाएगा। तो ड्रीम 95 का जो ड्रीम है आप लोगों ने लिया है वो पूरा करना है। बात करते हैं सीधे पहले प्रश्न की। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6 है या फिर 12 है या फिर 15 है या फिर 21 है। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों 12। और 12 सदस्यों को मनोनीत, और मनोनीत कौन करता है फटाफट से कमेंट करके बताना आप लोगों को कि मनोनीत कौन करता है। मेरे साथियों मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब मनोनीत राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 80 के तहत करता है, तो उसके पास में आधार क्या है? तो आधार ध्यान रखना मेरे साथियों, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। समाज सेवा में पारंगत व्यक्ति को मनोनीत करता है। कहां पर? राज्यसभा में। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, मेरे साथियों अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी है मेरे साथियों? 250। बात करें वर्तमान में कितने सदस्यीय संख्या है, तो है मेरे साथियों 245। अगर बता दो फटाफट से कमेंट करके कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था। फटाफट से कमेंट करके बताइए। और क्या ये भी बता दीजिए कि राजस्थान, और राजस्थान से कितने राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों 10। अब लगे हाथ में आप लोगों को एक और प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ से राज्यसभा से 10 सदस्य जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं? 10 सदस्य। राजस्थान से लोकसभा में जाते हैं मेरे साथियों 25 सदस्य। कितने जाते हैं? 25 सदस्य। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए। कई लोग करेंगे केवल 25, लेकिन मेरे साथियों 25 + 10 इनको काउंट करेंगे तो सही संख्या हो जाएगी मेरे साथियों कितनी? 35। तो राजस्थान से 35 मेंबर कहाँ पर जाते हैं? संसद के अंदर। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को करके फटाफट से आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केंद्र व राज्य संबंधों में मुख्य समस्या क्या रही है? केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों में कौन सी मुख्य समस्याएं रही है, यानी कि कहां पर कंट्रोवर्स हो रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में? राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, या फिर आर्टिकल 356 को लेकर के, या फिर राज्य की केंद्र पर निर्भरता को लेकर के? आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी तथ्यों को लेकर के केंद्र और राज्य के मध्य विरोधाभास रहता है। मैं कहूं कि खींचतान रहती है। कैसे रहती है आप लोग सुनिए। बात करें केंद्र के अंदर सरकार है, मान लीजिए एनडीए की। किसकी सरकार है? एनडीए की। बात करें राजस्थान, और राजस्थान में है सरकार आपकी कांग्रेस की। किसकी है? कांग्रेस की। अब मान लीजिए राजस्थान में थोड़ा सा सिस्टम फेल्योर हो जाता है। किसका? संवैधानिक तंत्र की थोड़ी सी विफलता मान लीजिए केंद्र सरकार को लगी या राष्ट्रपति को लगी, तो अनुच्छेद 356 का उपयोग कर देते। राज्यपाल, और राज्यपाल होता है मेरे साथियों केंद्र का एजेंट। क्या होता? केंद्र का एजेंट। इस वजह से भी राज्यों को दिक्कत होती रहती है। बात करें राज्य की केंद्र पर निर्भरता, बिल्कुल राज्यों को वित्त के लिए केंद्र के सामने देखना पड़ता है कि भाई साहब पैसे दीजिए। अब मान लीजिए केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, तो वित्त में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। इस वजह से केंद्र राज्य के मध्य समस्याएं समय समय पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन
की अनुमति देता है। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो मेरे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 108। 108 संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। अब आप लोगों को याद कैसे रखना है, 108 एम्बुलेंस के नंबर भी है, यानी 108 डायल करते हैं एम्बुलेंस आती है, और एम्बुलेंस आती है तो क्या होता है, खूब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपन कह सकते हैं संयुक्त हो जाते हैं। 108 से संयुक्त एम्बुलेंस और संयुक्त अधिवेशन। अगर याद बता देता हूँ 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जिसके अंदर उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है बजट। बात करें अनुच्छेद 123 में, 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्या है, जारी करने की शक्ति। अब बात करें 213 के अंदर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी या फिर प्रख्यापित करने की शक्ति, प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद में 213 में। अब अध्यादेश क्या होता है, मान लीजिए संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है या फिर विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है और आवश्यकता पड़ती है कि कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो विधानमंडल में राज्यपाल अधिवेशन जारी कर सकता है, क्योंकि केंद्र में बात करें संसद में राष्ट्रपति अधिवेशन जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप निष्ठा लगा लीजिए। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को या फिर मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को या फिर मूल कर्तव्य को। संविधान की आत्मा कहा जाता है मेरे साथियों प्रस्तावना को, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेम्बल, इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो फटाफट से ध्यान रखना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली गई अमेरिका से। बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो मेरे साथियों भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बात करें मूल अधिकार जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट दिए गए मेरे साथियों यूएसए। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट में भी है मेरे साथियों आर्टिकल 32, जिसे भी कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। और ये संविधान की आत्मा कहा था आपके BR अम्बेडकर साहब ने। BR अम्बेडकर साहब को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे मेरे साथियों, आपके BR अम्बेडकर साहब। तो भारतीय भाग की बात करें तो प्रस्तावना को और फंडामेंटल राइट में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो कहा जाता है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 के अंदर मेरे साथियों 5 प्रकार की रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई, किसे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। इस अनुच्छेद के माध्यम से कोई भी भारत का नागरिक मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। बात करें नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिए गए मेरे साथियों भारतीय संविधान के अंदर आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य लिए गए मेरे साथियों रूस से। बात करें मूल कर्तव्य की, तो देखिए बहुत शानदार वाला प्रश्न आएगा कि भारतीय मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। ऑप्शन आएगा 1, 9, 10, 11। तो करना एक भी नहीं, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और कितने जोड़े गए थे, 10। समय आगे बढ़ता है, बात है 2002 की। 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। मेरे साथियों आप लोगों से एक आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बने ना, तो एक भारत के जागरूक और सक्रिय नागरिक जरूर बने, क्योंकि भारत का भविष्य आप लोगों के ऊपर टिका हुआ है। भारत 2047 के अंदर महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। वो दिन दूर नहीं जब भारत वापस से विश्व गुरु का दर्जा भारत को मिल जाएगा और भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर आपकी बेहद ज़्यादा
ज़रूरत है, आप लोगों की बेहद ज़्यादा भूमिका है। तो मैं आपसे इतनी ज़रूर उम्मीद करता हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बने लेकिन भारत के एक सच्चे जागरूक नागरिक ज़रूर। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन है मेरे साथियों पंचायतों से संबंधित। बात करें नगर निगम से संबंधित है मेरे साथियों 74वां संविधान संशोधन। बात करें सहकारी समितियों से तो मेरे साथियों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? सहकारी समिति संबंधित है। बात करें 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को कितने अधिकार दिए गए? 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय दिए गए। जबकि मेरे साथियों अपने शहरी स्वशासन को दिए गए थे मेरे साथियों 18 विषय। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते तो मेरे साथियों बात आती है आपके यूएनओ की। यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों 111 धाराएं हैं। 395 तो अनुच्छेद है, और अनुच्छेद कहाँ पर है? भारतीय संविधान के अंदर। याद मैं ये भी बता देता हूँ भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग है, तो मेरे साथियों ध्यान रखना भाग है आपके 22। कितने भाग है? 22 है। बात करें अनुसूचियाँ कितनी है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों वर्तमान अनुसूचियाँ कितनी है? 12। फटाफट से कमेंट करके बताइए 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये 12 अनुसूचियाँ हैं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख साथियों, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? बिल्कुल हल्का सा प्रश्न, और आप लोगों को उत्तर हो जाएगा सर 6 राज्यों के अंदर। फटाफट से बताइए उन 6 राज्यों के नाम। फटाफट से 6 राज्यों के नाम बताइए जिनके अंदर विधान परिषद है। ध्यान रखना K4 हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? K4 कर्नाटक। यू से हो जाएगा मेरे साथियों उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फटाफट से कमेंट करके बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? M से हो जाएगा मेरे साथियों महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। E से हो जाएगा मेरे साथियों बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। और A से हो जाएगा मेरे साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और वही आंध्र प्रदेश इनकी स्थापना होती है 1953 के अंदर। और आपको पता है 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठते रहते हैं कौन? पोटी श्री रामालू। बात करें टी से हो जाएगा मेरे साथियों तेलंगाना। फटाफट से कमेंट करके बताइए तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो एक छोटी सी ट्रिक को याद रख लेना, कुंभ नाम से इनमें आपके 6 विधान परिषदों का उल्लेख आ जाएगा। देखिए हर चीज़ को रटनी ही नहीं है, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ों को अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कुछ चीज़ें अपन ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। अब बात करें 1907 में होता मेरे साथियों सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 के अंदर होता है। अब लगे आप लोगों को मैं ये भी बता दूं 1905 के अंदर क्या हुआ था मेरे साथियों? 1905 के अंदर कांग्रेस, और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना मेरे साथियों अधिवेशन हुआ था आपके बनारस के अंदर। कहाँ पर हुआ था? बनारस के अंदर। लगे याद ये भी याद रख लो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी मेरे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण जी गोखले को कहा जाता गांधी जी के राजनीतिक गुरु। बात करें 1920 और 1920 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो फटाफट से कमेंट करके बताना। बता आपके नागपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? नागपुर अधिवेशन। अब लगे हाथ ये भी बताइए कि 1920 में विशेष अधिवेशन भी हुआ था। विशेष अधिवेशन, और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मेरे साथियों लाला लाजपत राय ने, LLR। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अधिवेशन 1920 में हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, और सितंबर में हुआ था, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, ये कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था? मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन करवाना पड़ा। हुआ कहाँ पर? फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए मेरे साथियों आप लोगों के लिए हम लोग पूरी टीम लगी हुई है, बहुत शानदार आप लोगों के सामने कंटेंट पेश किया जा रहा है। पूरा इसका 360 डिग्री में एनालिसिस करा रहा हूँ। आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है, आप लोगों का एक मूल कर्तव्य बनता है। आप लोगों को क्या बनता है? एक मूल कर्तव्य बनता है,
और आप लोगों का मूल कर्तव्य यह है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी ना तो इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए, उत्तर में गंगानगर से लेकर के दक्षिण में बांसवाड़ा तक, धौलपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक, हो सके तो पाकिस्तान तक पहुँचा दें। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था? बिल्कुल इजी प्रश्न है, 1956 से 1961 तक। बात करें 1951 से 56, 1951 से 56, 1951 से 56 मेरे साथियों फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था और इसका नेतृत्व किया था मेरे साथियों के.एन. राज ने। किसने किया था? के.एन. राज ने। और इसका मूल मंत्र क्या था? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मूल मंत्र था धीरज। और इस पर किस पर बल दिया था? तो मेरे साथियों दिया गया था कृषि पर बल। कृषि पर बल। कृषि पर बल क्यों दिया गया था? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। हमारा पहला पार्ट भी है राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियाँ, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। साथ साथ में भारत को गरीबी के मकड़जाल से भी बाहर निकालना था, क्योंकि तो इतना धन था वो अंग्रेज लूट के चले गए थे। गांधी जी ने नारा भी दिया था, करो या मरो। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये भी कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नहीं कहा था कि अंग्रेज ने भारत छोड़ो कहा था। अब देखो कृषि पर बल दिया। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। अब देखो इस पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था, ये किस मॉडल पर आधारित है? इसका नेतृत्व किया था मेरे साथियों पी.एस. महालनोबिस जी ने। और इस पर बल दिया गया था मेरे साथियों उद्योगों पर बल। उद्योगों पर बल। इसका मूल मंत्र क्या था? इसका मूल मंत्र था तीव्र गति से संरचनात्मक परिवर्तन है मेरे साथियों इसका मूल मंत्र। बात करें 2012 से 2017 तक थी मेरे साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 31 जनवरी 2014 को योजना आयोग को कर दिया समाप्त। योजना आयोग का कर दिया विघटन, या कह सकते हैं अपन डिजोल्व। और इस योजना आयोग की जगह पर एक आयोग बनाया जिसका नाम है मेरे साथियों नीति आयोग। इस नीति आयोग की स्थापना होती है मेरे साथियों 1 जनवरी 2015 को। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं मेरे साथियों कौन? पीएम होते हैं अध्यक्ष। बात करें उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष है वर्तमान समय के अंदर मेरे साथियों सुमन के बेरी। ठीक है अध्यक्ष। सुमन नाम से कोई महिला नहीं है, ध्यान रखना है ना, पुरुष है। ये है आप। अब फटाफट से कमेंट करके बताइए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? बहुत शानदार प्रश्न है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था भाई साहब? कांग्रेस दो धड़ों के अंदर कब बंटी थी? अब देखिए 1969, 1971, 1977 या फिर 2019 के अंदर। अब कईयों के मन में आ रहा है कि 2019-20 के अंदर कोरोना आया था और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर थोड़ी खींचतान हो गई थी। वो कांग्रेस दो धड़ों में बंटी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 के अंदर। कब हुआ था? 1969 के अंदर। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे निजलिंग पाजी। ठीक है, इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर अनुशासनहीनता की थी कार्रवाई, इसको कर दिया था निष्कासित, या फिर अपन कह सकते हैं बरखास्त। तो भाई साहब इंदिरा जी कोई कम थोड़ी थे। इन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस आर नाम से नई पार्टी बनी। ये पार्टी 1971 के अंदर भारी बहुमत से आती है सत्ता के अंदर। इन्होंने नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओगा। किसका? गरीबी हटाओगा। इनके विपक्षियों ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ, लेकिन भारी भरकम बहुमत के साथ में सत्ता में आती है कौन? इंदिरा गांधी। बात करें 1977 सत्ता में आती है और उसके बाद में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा देती है आंतरिक अशांति के आधार पर। इसके बाद में 1977 में आपातकाल की जांच के लिए मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा जेसी शाह
आयोग की जाती है स्थापना। क्या की जाती है? स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत हल्का सा प्रश्न, कई बार आ जाता, बार बार एग्जाम में घूम फिर के। 35 वर्ष। अब लगे हाथ बता देता हूँ कि 18 वर्ष किसकी आयु है? तो 18 वर्ष है मेरे साथियों सार्वभौमिक मताधिकार की आयु। सार्वभौमिक मताधिकार की आयु, अधिकार की आयु, ठीक है। अब 18 से पहले 21 वर्ष थी। 21 से 18 कब किया गया? तो ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन होता है। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तब 18 से 21 से 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष की आयु की बात करें तो सरपंच के लिए न्यूनतम आयु है। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु। बात करें मेरे साथियों 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु है मेरे साथियों राज्यसभा सदस्य के लिए और विधान परिषद सदस्य के लिए। अब आप लोगों को मन मारा होगा सर एक और बच गए, वो भी बता दो। तो ये भी बता दूं, लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए कितनी? 25 वर्ष, ठीक है ना। आप में से कोई 25 वर्ष का है तो चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 स्टार लगा लीजिए। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था हूबहू। 11 सितंबर 2001 को कहाँ पर हमला हुआ था? अमेरिका और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और इसे 9/11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9/11 कहा जाता है। अब आप लोगों का मन मारा होगा सर 9/11 कहा जाता तो आपने तो 11 पहले लिखा। अमेरिका के अंदर भाई साहब कैलेंडर थोड़ा सा इधर उधर चलता है। कैसे? अमेरिका के अंदर सप्ताह अपने महीने का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद में तारीख आती है। तो 9/11 का हमला है। बात करें 1999, 1999 में कारगिल हमला क्या था पाकिस्तान ने भारत के ऊपर। बात करें जनवरी 2016 को तो हुआ था मेरे साथियों उरी हमला। उरी हमला पाकिस्तान ने भारत पर किया था और भारत ने वापस से ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था नांदू ऑपरेशन। बात करें सितंबर 2016 में हुआ था, सॉरी ये उरी हमला नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके पठानकोट वाला हमला ना। ये आपके हो जाएगा पठानकोट। पठानकोट और पठानकोट के बाद में हुआ था आपके उरी हमला। उरी हमले ने भारत ने की थी POK पर सर्जिकल स्ट्राइक। क्या की थी? सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब देखिए मेरे साथियों, बात करें संसद पर हमला। तो संसद पर हमला किया था आपके 2001 में पाकिस्तान ने। मुंबई पर हमला क्योंकि ताज होटल में किया था 2008 में। पाकिस्तान क्या करता है मेरे साथियों? समय समय पर नापाक हरकत करता रहता है। क्या करता? नापाक हरकत। इसे अपन कह सकते हैं जो ये हमले हुए ना, इन्हें कहा जाता है सदम युद्ध, या फिर इन्हें कहा जाता है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार कहा जाता है। प्रॉक्सी वार में क्या है, आदमी सामने तो आता नहीं है, पीछे से वार करता है। और इसमें दो राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ते हैं। इसमें गैर राज्य अभिनेता के द्वारा किसी अन्य राज्य के ऊपर हमला किया जाता है। राज्य, राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में राज्य भारत को कहा जाता है, देश को कहा जाता है, समझ रहे। तो गैर राज्य अभिनेता किसी राज्य के ऊपर हमला करते हैं और पीछे से वो समर्थित किसके होते हैं? किसी दूसरे राज्य के होते हैं। तो नापाक हरकतें समय समय पर करता रहता कौन? पाकिस्तान। बात करें कानून का सम्मान संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो मेरे साथियों सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया? संघवाद। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया मेरे साथियों संघवाद। बात करें दक्षिण अफ्रीका से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई आपके प्रस्तावना की भाषा, साथ साथ में ली गई है समवर्ती सूची। बात करें अमेरिका से ली गई आपके फंडामेंटल राइट। अमेरिका से ली गई है न्यायपालिका, और वो न्यायपालिका भी मेरे साथियों स्वतंत्र। अमेरिका से लिए गए हैं आपके और क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग
चलाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, आपके क्षेत्रवाद का कौन सा दुष्परिणाम है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है। अलगाववाद, और अलगाववाद को कहा जाता है पृथक्करण, इसी को कहा जाता है सेपरेशन। ये सब क्षेत्रवाद करेंगे तो अपने क्षेत्र से लगाव थोड़ी होगा, ये तो सीधी सी बात है, अलगाव होगा। अलगाव को अंग्रेज अपन एलिनेशन भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना कैसे आएगी क्षेत्रवाद से? वो तो क्षेत्र पर बल देगा, और राष्ट्रीय हित की बात भी नहीं आएगी। बहुत अच्छा हल्का सा प्रश्न है आपके अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु स्वतंत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा वह स्वतंत्र ये बंधनों में बंधा रहता है। ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हल्का सा प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि बात करें 26 नवंबर या 1949 कर देना, यहाँ कर देना क्या 1950। तो 49 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अधिकांश विद्यार्थी गलत आंसर देंगे। 22 जनवरी को आपके उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक मेरे साथियों J.S. मील, और इस पुस्तक का प्रकाशन होता मेरे साथियों 1859 के अंदर। कब होता? 1859 के अंदर होता है। स्वतंत्रता संबंधी विचार, और इन साथ साथ में थे हानि का सिद्धांत, हानि का सिद्धांत। एस मिल की पुस्तक थी। बात करें बेंथम की पुस्तक कौन थी? प्लेटो। प्लेटो की वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? दी पब्लिक। बाद में एक पुस्तक और थी, स्टेटस, एंड एक पुस्तक और थी रोज। बात करें अरस्तु की, अरस्तु की पुस्तक है जिसका नाम है दी पॉलिटिक्स। एक और पुस्तक थी जिसका नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशन। पुस्तक थी अरस्तु की। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? निश्चित निवास के आधार पर की जा सकती है, विवाह के आधार पर, सरकारी सेवा के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। विवाह की बात करें इसमें ये भी कर सकते हैं रक्त संबंध, और निवास स्थान की बात करें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भूभाग के शामिल होने से भी। देखिए, इससे संबंधित दो शब्दावली है। एक है जिसका नाम है लेक्स टोली, एक शब्दावली है जिसका नाम है लेक्स संजुइस। ठीक है मेरे साथियों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इनका मतलब क्या है। ये तो कह रहे हैं कि नागरिकता मिलती है रक्त संबंधों से, और लेक्स सोली क्या कह रहा है? फटाफट से कमेंट करके बताइए लेक्स सोली क्या कह रहा है। इसका नागरिकता का आधार क्या है? अपन कह सकते हैं निश्चित भूभाग के आधार पर क्या मिलती है? नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टापटा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टापटा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 2004 में हुए थे मेरे साथियों हस्ताक्षर। बात करें 2002 की, तो 2002 में साइन करने का वायदा किया था। क्या किया था? वायदा। बात करें 1993 में, तो 1993 में SAPTA का गठन होता है। और बात करें 2006 में तो क्या होता है? ये साप्टा होता है मेरे साथियों प्रभावी। फटाफट से कमेंट करके बताइए साप्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपके फुल फॉर्म किसकी? साप्टा की। तो साप्टा की क्या है? तो पी की जगह आएगा मेरे साथियों प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल अपन इसको कह सकते हैं ये था। बाकी सेम टू सेम आएगा साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम को छोड़कर दूसरे एग्जाम के अंदर आता ही आता है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? बिल्कुल 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 ही हल्का प्रश्न आ गया आपके सामने। माउंटबेटन योजना के आधार पर क्या होता है? माउंटबेटन योजना, इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बाल्कन योजना, इसी को कहा जाता है मेरे साथियों विक्की बर्ड, विक्की बर्ड। अब बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, भारत के अंतिम वाइसराय, भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था मेरे साथियों 1949 को। बात करें कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वेवेल योजना का संबंध किससे है। तो कैसी लगी आज की क्लास, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप लोगों के लिए हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग 10% भी मेहनत कर देंगे तो आपका ड्रीम 95% प्लस का जो सपना है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। अगर समय को समय दोगे तो आपका समय बदल देगा। यानी समय के अकॉर्डिंग अपने को बहुत ज़रूरी है साथ में चलना। समय के साथ में नहीं चले ना तो समय अपनी दिशा बदल देगा। और किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? समय अपने अकॉर्डिंग बदलेगा। ध्यान रखना, उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। और हमेशा हमेशा मैं आप लोगों के अंदर एक जोश मोटिवेशनल कोट कहता हूँ, पक्षी उड़े और पंख ना हिले ये हो नहीं सकता, पक्षी उड़े और पंख ना हिले ये हो नहीं सकता, पवन चले और पत्ता ना हिले ये हो नहीं सकता, पवन चले और पत्ता ना हिले ये हो नहीं सकता, संगीत चले और दर्द ना मिटे ये हो नहीं सकता, संगीत चले और दर्द ना मिटे ये हो नहीं सकता। बंदा अगर शिद्दत से चाहे जो मंजिल प्राप्त करने की इच्छा हो वो ना मिले ये कभी हो नहीं सकता। केवल आप लोगों को समय के साथ में आगे बढ़ते रहना। मंजिल तो सामने खड़ी है, मंजिल तक अपने को केवल क्या करना, चल के जाना है। तो आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को क्लासें मिली है तो देखना नहीं भूले, बार बार देखें, क्योंकि यहाँ से आपके सुपरफास्ट रिवीजन हो रहा है। सुपरफास्ट से भी सुपरफास्ट, यानी कम समय के अंदर अपने को मैक्सिमम आउटपुट लेना है। मेरे साथियों, अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम के अंदर नया जोश और ऊर्जा का संचार करता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।